अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप जान चुके हैं कि किस तरह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपनी जिंदगी गुजारी फ्रॉम बर्थ टू एंड ऑफ हिज स्टडी, और यह भी बता चुका हूं कि उन्होंने लव मैरिज की और किस तरह उनकी वाइफ ने उनको एक अच्छा साइंटिस्ट बनने के लिए पीछे सपोर्ट दी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर आप इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख लें ताकि आपको ये वीडियो कंप्लीट तरह से समझ आ सके, क्योंकि आज हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की प्रोफेशनल लाइफ पे बात करने वाले हैं। किस तरह KRL बनी, प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को किस तरह सपोर्ट किया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इस बात का इल्म अभी तक नहीं था कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी 20 जनवरी 1972 से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है। वो प्रोग्राम ये था कि खुफिया हथियारों पर काम किया जा सके, और ये प्रोग्राम मुनीर अहमद खान जो कि एक रिएक्टर फिजिस्ट थे उनकी लीडरशिप के अंदर हो रहा था। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का खत पढ़ते हैं, उसी वक्त अपनी सीक्रेट मिलिट्री को खान की जांच के लिए भेज देते हैं जो उस वक्त नामालूम थी। जैसे ही डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वेरिफिकेशन हो जाती है, उसी वक्त PAEC पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को यह कहा जाता है कि वो डॉक्टर बशीर अहमद की रहनुमाई में एक टीम भेजें। वो टीम अलमेलो जाकर खान से मुलाकात करे और भुट्टो साहब का खत जाकर खान को दें और उनको इस्लामाबाद में एक मीटिंग के लिए इनवाइट किया जाए। दिसंबर 1974 में खान इस्लामाबाद पहुंचते हैं और वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो से होती है, जहां गुलाम इसहाक खान, आगा शाही और मुबशर हुसैन भी मौजूद थे। इस मुलाकात में खान ने सिंपल बात की कि पाकिस्तान को यूरेनियम इनरिचमेंट पे काम करना चाहिए, प्लूटोनियम को रिजेक्ट करना चाहिए। इस सारी वजाहत के बाद जुल्फकार अली भुट्टो खान को देखकर कहते हैं, ही सीम्स टू मेक सेंस। यूरेनियम इनरिचमेंट वाला मंसूबा काफी कारआमद था। ये मंसूबा उस टेक्नोलॉजी से बेहतर था जिस पर पाकिस्तान ऑलरेडी कराची में कनाडा की मदद से प्लूटोनियम पर काम कर रहा था। नेक्स्ट डे खान की मुलाकात मुनीर अहमद खान और अदर साइंटिस्ट से हुई, जहां पर उनकी बहस यूरेनियम एनरिचमेंट पर हुई जो कि प्लूटोनियम एनरिचमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट था। इन तमाम मीटिंग्स के बाद भुट्टो और उसके दीगर आला हुकाम ने खान को मशवरा दिया कि आप नीदरलैंड जाएं, यूरेनको में अपना काम करें ताकि मजीद सेंट्रीफ्यूजेस के बारे में सीख सकें। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और उनकी टीम ने कई लॉजिस्टिक, टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक वजूहात की बुना पर प्लूटोनियम की पैदावार की बजाय यूरेनियम एनरिचमेंट का फैसला किया। उनमें से चंद एक ये हैं, फर्स्ट, पाकिस्तान के पास नेचुरल यूरेनियम के ज़खायर मौजूद हैं। सेकंड, डॉक्टर खान ने यूरेनको में यूरेनियम एनरिचमेंट पर बहुत काम कर चुके थे। अगर यूरेनियम की बजाय प्लूटोनियम पर शिफ्ट होते तो प्लूटोनियम बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस था। ना सिर्फ एक्सपेंसिव था बल्कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, और प्लूटोनियम पे मबनी एटम बम को बनाने में एक काफी टाइम लग सकता था। यूरेनियम एनरिचमेंट एक तो आसान थी, दूसरा कॉस्ट एक्सपेंसिव भी नहीं थी क्योंकि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी कुदरती ज़खायर थे। अगर उस वक्त पाकिस्तान प्लूटोनियम पे शिफ्ट होता तो उसकी तैयारी के लिए दरकार बुनियादी स्ट्रक्चर जैसे हैवी वाटर रिएक्टर मौजूद नहीं थे, और अगर ऐसा होता तो इसके बेसिक स्ट्रक्चर को बेसिक से ही प्रिपेयर करना पड़ता और एटम बम बनने के प्रोसेस में बहुत ताखीर हो सकती थी। गैस सेंट्रीफ्यूजेस के जरिए यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोसेस छोटा और कम नुमाया था और इसको प्लूटोनियम की निस्बत आसानी से छुपाया जा सकता था। पाकिस्तान के लिए निहायत अहम था क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान को यह था कि वो अपने न्यूक्लियर प्लान को दुनिया से कैसे छुपा सकता है, क्योंकि अगर दुनिया को पता चल जाता तो पाकिस्तान पर डिफरेंट अटैक्स हो सकते थे, भारत से, इसराइल से और डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज से। इसलिए इस प्लान को खुफिया रखना बहुत इंपॉर्टेंट था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का जो प्लान था वो ये था कि न्यूक्लियर प्लान को जल्द से जल्द हासिल किया जा सके। यूरेनियम एनरिचमेंट ने पाकिस्तान को जल्द अज जल्द एटम बम बनाने का एक मौका दिया। प्लूटोनियम की तैयारी के लिए
हैवी वाटर रिएक्टर दरकार होते हैं, जो कि 1970 की दिहाई में पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं थे। अगर देखा जाए, पाकिस्तान का पहला हैवी वाटर रिएक्टर 1990 में खुशाब में जाके एक्टिव हुआ, जबकि दूसरी तरफ इस दौर में 1990 में पाकिस्तान यूरेनियम एनरिचमेंट में मास्टर हो चुका था। यूरेनियम एनरिचमेंट पर इन्हिसार करने से पाकिस्तान को इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी और मटेरियल्स पर इन्हिसार नहीं करना पड़ता, क्योंकि इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शन के बावजूद प्लूटोनियम की तैयारी के लिए हैवी मशीनरीज का हसूल तकरीबन नामुमकिन था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कंपनी डच FDO, जिसके बारे में मैं फर्स्ट वीडियो के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूं, 1972 में उन्हें एक डच कंसल्टिंग फिर्म FDO की जानिब से मुंतखब किया गया। यह कंपनी जर्मन यूरेनियम एनरिचमेंट की फैसिलिटीज को मशावरत फराहम करती थी। यूरेन को जो पुरअमन जोहरी हथियार के लिए ईंधन फराहम करती थी। खान ने फील किया कि जो सारा काम हो रहा है, यहां से डच से जर्मन के पास चीजें जा रही हैं, फिर जर्मन से डच के पास आ रही हैं, इन दोनों की आपस में मुशावरत हो रही है, तो क्यों ना ऐसा किया जा सके, इन डॉक्यूमेंट्स, इनके डिजाइन को इस्तेमाल किया जा सके। जैसे ही डच काउंसिल की सिक्योरिटी खान को हासिल होती है, उन्होंने टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर के लिए अपना प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया। खान के साथ एक साइंटिस्ट थे, फ्रिट्ज वेयरमैन। उन्होंने अलमेलो के अंदर न्यूक्लियर जासूसी का इंकशाफ कर दिया था, जहां यूरेनको के सेंट्रीफ्यूजेस डिजाइन खान ने चुरा कर पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों के प्रोग्राम के लिए हासिल कर लिए थे। वेयरमैन को इस जासूसी का इल्म तब हुआ जब खान ने डॉक्यूमेंट्स को अपने घर शिफ्ट करना शुरू कर दिया, ताकि उनकी डच बोलने वाली वाइफ उनको इन डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन और कॉपी फराहम कर सके। खान ने वेयरमैन से ऑलरेडी कहा हुआ था कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स की फोटोग्राफी भी चाहिए। 1975 में यूरेनको को खान पर डाउट हुआ, उन्हें एक लेस सेंसिटिव फैकल्टी के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। जैसे ही उन्हें लेस सेंसिटिव फैकल्टी में शिफ्ट किया, तो वो अपनी वाइफ और 2 बेटियों के साथ पाकिस्तान वापस आ गए। 1983 में नीदरलैंड की अदालत ने खान को गैर मौजूदगी पर 4 साल की सजा सुनाई। बाद में यह फैसला कानूनी पेचीदगियों की वजह से रिटर्न कर लिया गया। उस वक्त के डच प्राइम मिनिस्टर रुड ल्यूबर्स ने बाद में इंकशाफ किया कि नीदरलैंड की जनरल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी BVD को खान की जासूसी सरगर्मियों का इल्म पहले से था, लेकिन उन्होंने ये काम जारी रखने दिया, क्योंकि CIA की दबाव की वजह से अमेरिका सर्द जंग के दौरान पाकिस्तान की हिमायत कर रहा था। ये मैटर उस वक्त नुमाया हुआ जब आर्ची परवेज को 1988 में सजा सुनाई गई थी। आर्ची परवेज खान के साथी थे, जो अमेरिका में न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के लिए साजो सामान खरीदते थे, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट ने खान या उनके न्यूक्लियर फैलाव के अगेंस्ट, उनके किसी भी नेटवर्क के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं की। उसकी बेसिक वजह यह थी कि सोवियत अफगान जंग के दौरान पाकिस्तान अमेरिका की हिमायत कर रहा था और अमेरिका को रूट फराहम कर रहा था कि वो अफगानिस्तान में जा सके। हैंक सेल्बोस, जो कि एक डच इंजीनियर और बिजनेसमैन था, उन्होंने डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ मेटलर्जी की तालीम हासिल की थी। पाकिस्तान में यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए खान को कोई भी सामान दरकार होता तो उसको डच कंपनी सेल्बोस रिसर्च कंपनी फराहम करती थी। 1985 में सेल्बोस को 1 साल की सजा सुना दी, लेकिन 1986 में अपील करके इस 1 साल की कैद को कम करके 6 माह कर दिया गया और साथ ही 20,000 गिल्डर्स का जुर्माना भी किया गया। इसके बावजूद सेल्बोस ने पाकिस्तान को जो भी इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर होता था वो उसको फराहम कर रहा था, जिस पर दोबारा उन्हें 2 साल की कैद सुना दी गई और साथ में 100,000 यूरो का फाइन भी लिया गया। अर्नेस्ट पिफेल 1998 में उसको जर्मनी में 3 साल 6 माह की सजा सुना दी गई, क्योंकि वो अपनी कंपनी GmbH के जरिए काहूटा में ARL खान रिसर्च लेबोरेटरी को न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस के पार्ट्स फराहम कर रही थी। आशर कर्नी, एक हंगेरियन साउथ अफ्रीकन बिजनेसमैन, इस शख्स को अमेरिका में 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी, क्योंकि इन्होंने हमीद खान, जो कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथी थे, और उनकी कंपनी के जरिए पार्कलैंड PME को इलीगल न्यूक्लियर वेपन्स फरोख्त कर रहे थे। 1976 में खान ने पूरे यूरोप में काम करने के बाद, सारी टेक्निक्स को सीखने के बाद, यूरेनियम एनरिचमेंट को सीखने के बाद, मेट्रोलॉजी की तालीम हासिल करने के बाद पाकिस्तान वापस लौट आए
اور پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کی ترقی اور اس کی قیادت سنبھال لی۔ یہ پروگرام اصل میں کراچی میں PAEC پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی طرف سے 1974 میں پروجیکٹ 706 کے نام سے شروع ہو چکا تھا۔ جولائی 1976 میں یہ سارا پروگرام خان نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس سارے پروگرام کو کراچی سے شفٹ کر کے راولپنڈی کے ایک علاقے کہوٹا میں شفٹ کر دیا۔ بعد میں اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق کی مدد سے اس کو اور زیادہ توسیع دی گئی اور پھر اس پوری لیبارٹری کو KRL خان ریسرچ لیبارٹری کا نام دیا گیا۔ خان ریسرچ لیبارٹری ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام پر رکھی گئی۔ KRL نیوکلیر ویپنز پر اسٹڈی پروسیس میں کام کر رہی تھی۔ یورینیم انریچمنٹ کے لیے جتنے بھی گیس سینٹریفیوجز کے لیے جتنے بھی پارٹس چاہیے تھے وہ انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کو فراہم کیے جا رہے تھے۔ اس طرح پاکستان کو تمام اسینشل انسٹرومنٹس ود مشینریز فراہم کی گئی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے یہ دعویٰ کیا کہ KRL میں لیبارٹری صرف پرامن نیوکلیر ٹیکنالوجی پر کام کر رہی ہے، لیکن حقیقت میں انجینئر ریئیکٹر، راکٹری اینڈ انٹر کانٹیننٹل ویپنز کی ڈیلیوری پر بھی کام کیا جا رہا تھا۔ ویسٹرن انٹرنیشنل میڈیا نے پاکستان کے نیوکلیر ویپنز کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا کیا۔ نیدرلینڈ میں دائر کیے گئے تمام مقدمات جو کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پہ تھے بے نتائج ختم کر دیے گئے۔ اس طرح ڈچ اور امریکی مختلف ایجنسیوں کی کوششیں بھی ناکام رہ گئی کیونکہ ان کو کوئی بھی ٹھوس ثبوت نہ مل سکے۔ نیو یارک ٹائمز کے ولیم براٹ اور ڈیوڈ سینگر کو ایک سینئر نیوکلیر انٹیلیجنس آفیسر نے بولا، ہم بہت کچھ جانتے ہیں لیکن ہمیں اس کے یونیورس کے سائز کا اندازہ نہیں تھا۔